दो बड़ी खबरें ये सामने आ रही हैं कि चीन और इजराइल आमने सामने आ चुके हैं और चाइना ने अपने दो डिफेंस मिनिस्टर को सजा क्यों सुनाई है। बड़ी अहम ये खबरें हैं जो कि आज के इस व्लॉग का हिस्सा होंगी। अस्सलाम वालेकुम, आसारिख है 7 मई 2026 और मैं हूं रजा अब्बास। आपसे दरख्वास्त के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहली जो खबर है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो चाइना से मुतालिक है। चाइना ने अपने दो डिफेंस मिनिस्टर जिनके नाम बताए जा रहे हैं वी फेंज और ली शेंगफू, ये दोनों चीन के डिफेंस मिनिस्टर रह चुके हैं। इन्हें चाइना ने बहुत पहले से ये मंजराम से गायब हो गए थे, फिर इन्हें इनके अहदे से हटा दिया गया, फिर पार्टी से भी निकाला गया, तहकीकात हुई, बहुत कुछ साबित हुआ। लिहाजा अब ये खबरें सामने आ रही हैं चाइना की कंट्रोल मीडिया से कि इन्हें 2 साल की मोहलत के साथ सजाए मौत सुनाई गई है। अब ये मोहलत के साथ सज़ा क्या होती है, चाइना के इस कानून की तशरीह में आगे चलकर आपके सामने रखूँगा। लेकिन पहले ये समझ लीजिए कि दोनों जो शख्सियात थे ये कोई आम इंसान नहीं थे, बल्कि चाइना की फ़ौज के अंदर इंतहाई अहम और कलीदी किरदार अदा करते थे और चाइना के हसास डेटों तक इनकी जो एक्सेस है वो थी। अब मैं सबसे पहले जो तारुफ है वो करवा देता हूँ कि वी फेंज जो थे ये चाइना के डिफेंस मिनिस्टर होने के साथ साथ चीन की रॉकेट फोर्स के सरबराह भी रह चुके थे। अब चाइना के अंदर जो रॉकेट फोर्स है ये कितनी अहमियत की हामिल है, इनकी जिम्मेदारियाँ क्या होती हैं, इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि ये चाइना के जोहरी मिज़ाइल, बैलिस्टिक मिज़ाइल, हाइपरसोनिक वेपन्स कंट्रोल करती है। सादा अल्फाज में यूँ समझ लीजिए कि अगर चाइना की अमेरिका या ताइवान के साथ कोई कशीदगी होती है, तनाज़ा होता है, जंग छिड़ जाती है, तो यही फ़ोर्स यानी कि रॉकेट फ़ोर्स ही अपना कलीदी किरदार अदा करती है। और ये वी फेंज हो या ली शेंगफू, इसी फ़ोर्स के अहम आदमियों में से ये जो दो शख्सियत हैं ये शुमार हुआ करते थे। अब जो ली शेंगफू हैं उनसे मुतालिक तफसीलात ये सामने आ रही हैं कि 2023 में इन्हें चाइना का डिफेंस मिनिस्टर बनाया गया और कुछ ही महीने के बाद ये भी मंजर आम से गायब हो जाते हैं। फिर ये खबर सामने आती है कि इन्हें इनके अहदे से हटा दिया गया और फिर ये खबर भी सामने आती है कि इन्हें इनकी पार्टी से निकाल दिया गया और अब सज़ा की खबर सामने आ रही है। अब इनकी असल ताकत क्या थी, ये किस डिपार्टमेंट में काम ज़्यादा किया करते थे, ये चीन के इक्विपमेंट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में काम किया करते थे। ये डिपार्टमेंट जंगी जहाज़, मिज़ल, रडार और मिलिट्री टेक्नोलॉजी की ख़रीदारी किया करते थे। यानी कि अरबों डॉलर के जो दिफाई मुआहदे थे वो इनके हाथ में थे, इनके कंट्रोल में थे। अब इनसे मुतालिक बड़ी दिलचस्प बात यह भी है कि अमेरिका ने भी ली शेंगफू पर पाबंदियां आयद करके रखी हुई थी, क्योंकि पाबंदियां 2018 के तकरीबन ये हुई थी और वो इस वजह से हुई कि अमेरिका और उसके इत्तेहादियों की तरफ से रशिया के साथ बिलखसूस अस्करी मामलात के ऊपर लेन देन के मामले पर पाबंदियां आई थी कि जो भी रशिया के साथ अस्करी ताउन करेगा या उनकी कोई प्रोडक्ट ख़रीदेगा, टेक्नोलॉजी ख़रीदेगा, तो अमेरिका जो है वो उस मुल्क के ऊपर भी पाबंदियाँ लगाएगा। तो ली शेंगफू से मुतालिक बताया जा रहा है कि ये उस वक्त चाइना और रशिया जो है कुछ फाइटर जेट और दिफाई निज़ाम के हवाले से कुछ डील कर रहे थे या कर चुके थे और उस डील को लीड कर रहे थे यही ली शेंगफू। और इनके ऊपर अमेरिका की तरफ से पाबंदियां आयद की गई थी। अमेरिका ने अपने कानून के मुताबिक इन पर पाबंदियां लगाई। अब इन्हीं दो जो शख्सियत हैं इन्हें जो है वो चाइना ने गिरफ़्तार किया और ये कह कर गिरफ़्तार किया कि ये माली बदउनवानी में मुलविस हैं, ये करप्शन में मुलविस हैं और इन्हें जो है वो अब सज़ा सुनाई गई है। अब इसके अंदर ये याद रखें कि चाइना के अंदर अमूमन ऐसी जब गिरफ़्तारियाँ होती हैं, हाई लेवल पर गिरफ़्तारियाँ होती हैं, तो कभी भी ये नहीं कहा जाता कि ये जासूस है, ये गद्दार निकला है, कि इसने हसास मालूमात जो है वो किसी चाइना मुखालिफ क़ुव्वत के साथ शेयर किया है। बल्कि हमेशा यही कहा जाता है कि माली बदउनवानी के अंदर इस शख्स को उठाया गया, तहक़ीक़ात की गई और फिर उन्हें उसी की बुनियाद के ऊपर या तो रिहा किया गया या फिर सज़ा दी गई। अब ये जो 2 साला मोहलत के साथ सज़ाए मौत है, ये चाइना के अंदर क्या कानून है जिसका मैंने इब्तिदा के अंदर जिक्र किया। इसका मतलब ये है कि फौरी फांसी चाइना के अंदर नहीं दी जाती, बल्कि 2 साल तक सज़ा मौतर रहती है, फिर सज़ा उम्र कैद में बदल जाती है। लेकिन अदालत ने इन दोनों अफराद से मुतल्लिक़ ये कहा है कि इन्हें ना ही कोई पेरोल मिलेगा और ना ही इनकी सज़ा कम होगी, यानी अमली तौर पर अब ये सारी ज़िंदगी अपनी जेल में ही गुजारेंगे, इनके लिए कोई रियायत नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि चाइना की अदालत के सामने कुछ ऐसे ठोस किस्म के शवाहिद और सबूत रखे गए थे जो बहुत कुछ इनके बहुत से मामलात के अंदर ज़ाहिर कर रहे थे। एक और जो चीज़ उभर कर भी सामने आ रही है जिसके ऊपर काफ़ी बातें भी होती रहती हैं वो ये है कि चाइना के सदर शी जिनपिंग की एक मुखालिफ ग्रोह भी है चाइना के अंदर, उनकी अपनी ही पार्टी के अंदर, जो ये समझता है कि चाइना के सदर शी जिनपिंग को अब मंजर से हटा देना चाहिए, यानी उन्हें इस मनसब के ऊपर नहीं रहना चाहिए। उसके लिए बाज़ जो डिफेंस मिनिस्टर हों या निचली सतह के ऊपर जो अशखास जिनके पास किसी हद तक ताकत हो, उनकी पहली कोशिश ये होती है कि अपने मनपसंद जो फ़ौजी हुकाम है, जर्नैल हैं, उन्हें प्रमोट किया जाए और उन्हें फ्रंट के ऊपर लाया जाए, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत किया जाए और वही लोग आकर चाइना
चाइना के सिस्टम को जो है वो कंट्रोल भी करें और शी जिनपिंग का कंट्रोल इख्तियारात जो हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता कम करें और फिर उन्हें उनके मंजर से हटा दिया जाए। तो इस किस्म की चाइना के अंदर जो लड़ाई है ये हमेशा जारी और सारी रहती है, जबकि शी जिनपिंग की नज़र ज़ाहिर हर जगह पर मौजूद है। वो ये चाहते हैं कि चाइना के अंदर कोई ऐसा सिस्टम ना हो, कोई बगावत वाला या कहीं भी कोई लीकेज सिस्टम के अंदर नहीं होनी चाहिए, और अगर है, अगर कोई मनपसंद किसी जर्नल को प्रमोट कर रहा है तो उसकी तहक़ीक़ात होनी चाहिए, हर शख्स की तहक़ीक़ात होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी ओहदे के ऊपर हो। अब इन्हीं से मुतालिक ये जो दो शख्सियात हैं, इनसे मुतालिक बाज़ ज़राए के मुताबिक ये इल्ज़ाम भी मिल रहा है कि ये अपने मनपसंद के अफराद को जो फ़ौज के अंदर थे चाइना के अंदर, उन्हें प्रमोट कर रहे थे और आला से आला इख्तियारात तक उन्हें ट्रांसफ़र करने के ऊपर या उनको इख्तियारात देने या ओहदे देने के हवाले से भी ये इक़दामात कर रहे थे। लेकिन बहरहाल चाइना के मीडिया के बकौल या बाज़ ज़राए के बकौल ये माली बदउनवानी और करप्शन के अंदर ये मुलविस पाए गए हैं, तो लिहाजा इसी की बुनियाद पर इन्हें सज़ा दी गई है। और ज़ाहिर है ये चाइना के लिए एक बड़ी टेंशन भी है कि इतने अहम ओहदों के ऊपर बैठे हुए जो शख्स हैं वो अगर माली बदउनवानी के ही लिहाज से अगर कंप्रोमाइज़ हो जाएँ तो ज़ाहिर है चाइना समझता है कि ये उसकी खुद मुख्तारी के लिए एक बहुत बड़ा धचका साबित हो सकता है। और वो जो तेज़ी के साथ अस्करी अचीवमेंट अपनी हासिल कर रहा है, माशी अचीवमेंट हासिल कर रहा है, और अगर ऐसे में करप्शन का जंग दोबारा से इस निज़ाम को लग जाता है तो फिर उसका कोई मुस्तकबिल नहीं होगा और ना ही ये जो मेहनत है इसका भी कोई अजर फिर उस तरह से नहीं होगा। अब जो खबर मैंने आपके सामने रखी है कि चीन और इसराइल आमने सामने क्यों आगे हैं, ये खबर क्या है, तो इसमें बाज़ ज़राए के हवाले से खबर सामने आ रही है कि इसराइल का एक पार्लियामेंटेरियन वफ़द जो है ये ताइवान में पहुंचा है। और आपको पता है कि चाइना ताइवान के मामले में कितना हसास है। एक बात की जाती है मुहावरतन के चाइना साउथ चाइना सी के ऊपर तो कंप्रोमाइज़ कर सकता है, लेकिन ताइवान के मामले में कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता। वो हर मुल्क से यही तकाजा करता है कि ताइवान को चीन का हिस्सा ही माना जाए, यानी कि वन चाइना पॉलिसी के ऊपर ही जो तमाम ममालिक हैं उन्हें तस्लीम करना चाहिए हमारे इस रूल को या हमारी इस बात को या हमारे इस मौक़िफ़ को। हत्ता कि अमेरिका भी डॉक्यूमेंटेशन की हद तक चाइना ही के साथ है, वो भी ताइवान को वन चाइना पॉलिसी के तहत चीन का हिस्सा ही मानता है। डॉक्यूमेंटेशन की हद तक मैं बात कर रहा हूँ, लफ्ज़ी तकरार तो आपके सामने है, वो जारी सारी रहती है, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन की हद तक अमेरिका भी चाइना की इसी वन चाइना पॉलिसी के ऊपर उसकी हिमायत करता है। और इसराइल के साथ जब चाइना के ताल्लुकात इस्तवार हुए थे, आई थिंक के 92 के अंदर हुए थे, तो उसमें भी इसराइल की तरफ से यही लिख कर दिया गया था या एक बाहमी मुशावरे से तय हुई थी कि इसराइल ने भी वन चाइना पॉलिसी के ऊपर इत्तेफाक किया था कि ताइवान चाइना ही का हिस्सा है। लेकिन अब ये खबर सामने आ रही है कि इसराइल की पार्लियामेंटेरियन का एक वफ़द जो है वो ताइवान पहुंचा है और उन्होंने ताइवान के सदर से मुलाकात की है और इसके ऊपर चीन की तरफ से काफ़ी गम व गुस्से का इजहार किया गया है। और चीन के सफारत खाने की तरफ से ये कहा गया है कि ये वन चाइना पॉलिसी की खिलाफ वर्जी है, और मज़ीद ये कहा गया कि इस हरकत से चीन इसराइल ताल्लुकात की सियासी बुनियाद मुतासिर हो रही है। ये बहुत सख्त सिफारती ज़ुबान है जो चाइना की तरफ से अपनाई गई है। इसके बाद ज़ाहिर है चीन और इसराइल के ताल्लुकात का अब आने वाले दिनों के अंदर मुस्तकबिल क्या होगा, बहरहाल ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इन दोनों के दरमियान लफ्ज़ी तकरार रहेगी या खामोशी इख्तियार की जाएगी। ये याद रखिएगा कि चाइना और इसराइल के अच्छे ताल्लुकात हैं, कोई बिगड़े हुए ताल्लुकात नहीं हैं। दोनों ममालिक एक दूसरे के साथ साइबर सिक्योरिटी के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की टेक्नोलॉजी आपस में शेयर करते रहते हैं, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के लिए एक दूसरे के साथ इबाबनत करते रहते हैं, बड़े बड़े इनके दरमियान मुआहदे मौजूद हैं। और इसमें बताया ये भी जाता है कि बाज़ जगहों के ऊपर अमेरिका ने भी अपनी तशवीश का इजहार किया इसराइल से कि आप चाइना को हसास जो टेक्नोलॉजी है वो शेयर ना किया करें। लेकिन बहरहाल अब ताइवान के मामले पर जिसमें चीन जो है वो बड़ा जज्बाती है और चीन ने अपने जज्बात का इजहार भी कर दिया है और इसराइल को मुखातिब करके कहा है कि आप चीन और इसराइल के सियासी ताल्लुकात की जो बुनियाद है वो आप उसको मुतासिर कर रहे हैं, जो कि इस विज़िट से हुई है। तो बहरहाल ये दो खबरें हैं जो मैंने आपके सामने रखी। अब इससे जुड़ा आपका कोई सवाल हो या राय तो ज़रूर कमेंट में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब